जय हिंद बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। स्पेशली हम आपको बता दें पहले ही कि इस चैप्टर में आपको मैथमेटिकली ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें काफ़ी सारा, या हम बोले 90% इसमें क्या है, मैक्सिमम चीज़ें थ्योरी हैं। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं हैं, आप परिभाषाओं को समझिएगा, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और जो मैथ जैसे सॉल्व हम करते हैं, जो जैसे और एक्सरसाइज थी हम मैथ सॉल्व करते थे, इसमें कुछ वैसा नहीं करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखिए है क्या, अगर अलग है तो इसको हमको अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम जो है यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन अभी जो बता रहे हैं, अभी आपका चैप्टर में क्या है बाद में उसकी बात करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, उसकी हम बात करते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूक्लिड क्या है, इसके बारे में तो हम अभी आते हैं कि यूक्लिड क्या है, कौन सी चीज़ है, कौन से जानवर का नाम है, या किस इंसान का नाम है, या कोई और भी वस्तु कोई है, क्या है, बाद में बात करेंगे। पहले इसकी हम बात करते हैं ज्यामिति की। क्या है ज्यामिति, तो यहां पर हम लिखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति को बच्चों हम इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। ओके, ये जो ज्यामिति शब्द है, ये जो ज्योमेट्री शब्द है, ये यूनानी भाषा के शब्द से बना गया है। और अगर यूनानी भाषा के शब्द को हम देखें तो इस ज्योमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दोनों पार्ट जो हैं, एक पहला पार्ट जिसे इसको हम संधि विच्छेद बोलते हैं ना, संधि विच्छेद पढ़े हैं आप, किसी भी एक शब्द है उसको दो भागों में तोड़ना या दो से ज्यादा भागों में तोड़ने को संधि विच्छेद कैसे है, वैसे ही ज्योमेट्री को हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में तोड़ रहे हैं। तो एक आता है जियो। जियो से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, अच्छे से पता है जियो क्या है। जियो सिम की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग वहां तक गया होगा मुझे पता है, लेकिन हम जियो सिम की बात नहीं कर रहे हैं। तब जियो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि दूसरा वर्ड क्या है। एक है जियो है, दूसरा है इस मेट्री से बना है, उसको हम बोलते हैं मीट्रिन। ज्योमेट्री यूनानी भाषा के शब्द जियो प्लस मीट्रिन से मिलकर बना है। जियो का जो मतलब होता है, हम जियो सिम की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, जियो का जो मतलब होता है वो मतलब होता है पृथ्वी। जियो का क्या मतलब होता है, पृथ्वी। अभी तक आप जियो का मतलब सिम समझते थे, लेकिन आप जानिए जियो जो मतलब होता है पृथ्वी से होता है। और आप बहुत से बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि जो भूगोल है उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, वहां पर भी जियो प्लस ग्राफी दो टर्म को तोड़ा जाता है। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। तो चलिए वो तो ज्योग्राफी की बात है, जो सर आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी वो बताएंगे, हम मैथ की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्योग्राफी का टर्म यूज है, इसलिए हमने बता दिया। जियो का क्या मतलब होगा, पृथ्वी। और मीट्रिन का क्या मतलब होता है, मीट्रिन का मतलब होता है मापन। मीट्रिन का क्या मतलब होता है, मापन। इसका मतलब क्या हुआ, जियो प्लस मीट्रिन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी का मापन। ये हुआ ना पृथ्वी का मापन। तो पृथ्वी के मापन को हम ज्योमेट्री बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। ये प्राचीन काल में हम बोलते थे कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आई कहाँ से थी, ये पृथ्वी के मापन से लेकर आई थी। कि पृथ्वी के माप तौल क्या, पृथ्वी को तौल तो कोई नहीं सकता, माप सकते हैं। जैसे अभी भी हम क्या करते हैं, खेत है हमारे पास, सभी के पास खेत होंगे, खेत क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है, कि कितने बीघे का है, कितने बिस्वा का है, तो ऐसा करते हैं ना। तो प्राचीन काल में क्या था, उस समय जो ज्योमेट्री का यूज होता था बच्चों, वो केवल पृथ्वी के मापन को लेकर होता था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ज्योमेट्री कहाँ से आया है, कैसे बना है, तो आप उसको आसानी से समझाइए कि ज्योमेट्री अब हम मैथ में यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले जो
ये जिस लिए बना था वो पृथ्वी के मापन से लेकर बना था, पृथ्वी को मापने से संबंधित था ज्योमेट्री, लेकिन अब उसको हम अपने मैथ में शामिल कर चुके हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप इतना समझ गए कि ज्योमेट्री जो है वो पृथ्वी का मापन, प्राचीन काल में पृथ्वी को जो मापते थे वो किसके अंतर्गत था? ज्योमेट्री के अंतर्गत। ये बातें आपको जानना जरूरी हो सकता है एग्जाम में आपका ये, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न चल दिया है, हो सकता है पूछा जा सकता है इनका मतलब, तो ये मतलब भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। तो एक आए थे गणितज्ञ जो थे थेल्स। जितनी बातें बता रहे हैं इतनी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसको आसानी से आप समझते जाइए, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट भी थोड़ा कर लीजिएगा। थेल्स क्या थे? थेल्स एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने बताया क्या, उस समय क्या था कि गणितज्ञ तो थे लेकिन उतना ज़्यादा गणित प्रचलित नहीं था। तो थेल्स ने यह बताया था, चूंकि उस समय क्या है, देखो इन्होंने रियल में बताया क्या था कि जो वृत्त है इसका व्यास इसको दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। ये जो वृत्त है, थेल्स ने ये कहा कि ये जो वृत्त है, ये जो व्यास है इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो बात उठती है कि व्यास क्या होता है, तो आप समझ जाइए, अगर ये वृत्त है और तो ये वृत्त है तो इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा, तो मानते हैं ये सेंटर है। तो अगर कोई भी लाइन, कोई भी रेखा इसके सेंटर से होकर और वृत्त की किसी दो बिंदुओं को स्पर्श करे, पहली शर्त यह है कि इसके सेंटर से जाने चाहिए और वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदु को, देखिए एक बिंदु यहां पे स्पर्श हुआ है, एक बिंदु यहां पर स्पर्श हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम व्यास। हम व्यास इसको नहीं बोलेंगे कि सेंटर से गया है बट यहां इसको टच नहीं किया है। ये वृत्त का जो परिधि है इसके केवल एक ही बिंदु को स्पर्श किया है, दोनों बिंदु को स्पर्श नहीं किया है, इसलिए हम इसको व्यास नहीं बोलेंगे। व्यास ये तब कहलाएगा जब इस बिंदु को भी ये स्पर्श कर लेगा, अब ये व्यास हो गया है। अब एक और चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जैसे है, अब ये भी तो लाइन है, लेकिन ये भी लाइन व्यास नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि ये वृत्त के सेंटर से, केंद्र से, मध्य से होकर नहीं गया है। इसकी भी बारे में हम बात करेंगे जहां पर आएगा, लेकिन बस इतना समझिए, व्यास वो होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को स्पर्श करता रहे। तो थेल्स ने यह बताया कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। और ये इन्होंने उस समय क्यों बोला था? क्योंकि उस समय जो संबंधित थी, हम ये जानते थे कि पृथ्वी गोल है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि उस समय, अब तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, अब ये बता दिया गया है कि पृथ्वी गोल नहीं है, ना तो पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी का जो आकृति वो जोएड का आकार का है, ये सब ज्योग्राफी की बातें हैं। बट उस समय यही था कि जो पृथ्वी है ना वो गोल है। तो इसी गोल से कॉन्सेप्ट से इन्होंने क्या किया था कि बताया कि अगर पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी का कोई ना कोई मध्य बिंदु भी होगा, मतलब बीच का पार्ट भी होगा, उसी बीच के पार्ट को इन्होंने नाम दिया था व्यास। ठीक है, तो इतनी बातें हैं आप लोगों को थेल्स। अब इसके बाद क्या है? थेल्स के बाद इनके एक शिष्य थे जिनको अगर हम अपने भाषा में बोलें तो चेला जिसको बोलते हैं, उनका नाम था पाइथागोरस। लगभग आप लोग शायद इस नाम से परिचित होंगे, उम्मीद करता हूं, पाइथागोरस के नाम से। नहीं है तो आज परिचित हो जाइए पाइथागोरस के नाम से। अब पाइथागोरस जी थे कौन? पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के कौन से थे? शिष्य थे। ये देखिए, इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकली तो कुछ पूछा नहीं जा सकता, तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि पाइथागोरस के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? थेल्स था। या ये भी पूछ सकता है कि थेल्स के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? पाइथागोरस। तो ये आप जानिए, जो थेल्स थे वो गुरु थे किसके? पाइथागोरस के। इसके बाद जो आपको पढ़ना था, जो आपके चैप्टर में है, इंक्लूड है, वो है यूक्लिड। उसके बाद एक और गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम था यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। ये देखिए यूक्लिड है। अब रियल में इनको गणितज्ञ हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये पेशे से क्या थे? एक टीचर थे। क्या थे? ये टीचर थे। ये यूक्लिड महाशय जो थे ये टीचर थे, ये कोई गणितज्ञ नहीं थे, ये थे टीचर उस समय। ये आए तो इन्होंने किया क्या? सबसे पहला इन्होंने काम, बहुत अच्छा काम किया था कि उस समय गणित से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, जितने भी गणित से संबंधित बातें बताई गई थी,
इन्होंने क्या किया कि उसको लिख लिया। क्या किया उन्होंने, जितनी भी उस समय उनसे पहले जितने भी लोग आए थे, उन्होंने गणित से संबंधित जितनी भी बातें बताई थी उसको क्या किया इन्होंने, एक कॉपी या बुक में अपना नोट कर लिया। अब नोट कर लिया तो जब जाहिर सी बात है, अगर आप कोई सादी चीज़ रखते हैं उसमें आपने अपना कुछ लिखेंगे तो वो आपकी बुक कहलाएगी। तो इन्होंने जो गणित से संबंधित जितनी भी बातें थी जिस पुस्तक में लिखा उस पुस्तक का नाम इन्होंने दिया एलिमेंट। ये एलिमेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूक्लिड की जो पुस्तक का नाम है वो क्या थी, एलिमेंट्स थी। और एलिमेंट्स में था क्या, उस समय कि जितने भी गणित से संबंधित बातें थी सभी का क्या था, इस एलिमेंट में संग्रह था। मतलब संग्रह का क्या मतलब होता है कि कोई चीज यहां पर है, कोई चीज वहां पर है, कोई चीज वहां पर है, सभी चीजों को क्या करें, मिला देना, एक जगह ला देना, उसी को हम क्या कहेंगे, संग्रह। तो इन्होंने गणित की जितनी भी बातें थी उन्होंने संग्रह किया और एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम एलिमेंट्स था। अब एलिमेंट्स में क्या था कि सारी मैथ की बातें थी कुछ, और इसमें अगर बोले तो एलिमेंट्स में इन्होंने 13 अध्याय डिवाइड किया था। 13 अध्याय में इसको लिखा था। 13 अध्याय, अध्याय का मतलब समझ रहे हैं आप, चैप्टर। तो 13 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया था, और जो प्रत्येक चैप्टर था उसको इन्होंने, जो प्रत्येक अध्याय था ना, प्रत्येक अध्याय को इन्होंने पुस्तिका नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पुस्तिका। इन्होंने क्या बोला था, प्रत्येक अध्याय को उन्होंने कौन सा नाम दिया था, पुस्तिका। तो इनके एलिमेंट्स में कितनी पुस्तिकाएं थी, 13 पुस्तिकाएं थी, क्योंकि 13 अध्याय थे और एक अध्याय को इन्होंने पुस्तिका बोला, इसलिए इनके यूक्लिड जी के बुक जो एलिमेंट्स थी उसमें कितने पुस्तिकाएं थी, 13 पुस्तिकाएं थी। और ये जो थेल्स का ये है, इसको आप लिख सकते हैं। इन्होंने ये जो बोला था स्टेटमेंट, कभी कभी पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा है, तो वृत्त का व्यास उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कभी यही पूछा जा सकता है कि वृत्त का व्यास उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था, थेल्स के द्वारा कहा गया। तो ये बेसिक से कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। आप समझिए, अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में जो ये एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों, सारी बातों को नहीं पढ़ना है, कुछ बातें हैं जो बहुत ही कम बातें हैं, उन्हीं बातों को इस चैप्टर में शामिल किया गया है। अब वो बातें क्या थी, कैसे थी, उन्हीं बातों को लेकर हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखिए आपके सामने कुछ लिखा गया है, अब इसको हम समझते हैं। और ये सब हैं क्या, ये वही जो अभी एलिमेंट्स आप समझे हैं उसी बुक से संबंधित ये चीज़ें। और उसमें इतनी ये जो अब इसको हम बोलते हैं, ये जो लिखे हैं ना 7, इन 7 को हम बोलते हैं अपगृहीत। क्या बोलते हैं, अपगृहीत। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एक्सियम्स। आप जो रियल में पढ़ेंगे एक्सियम्स पढ़ेंगे और पोस्टुलेट पढ़ेंगे। एक्सियम्स यहाँ पर दिए गए हैं 7 है, अपगृहीत है। दूसरा इसके बाद हम आपको समझाएंगे पोस्टुलेट को। अब पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट को हिंदी में जो अभिधारणा कहते हैं। तो अपगृहीत और अभिधारणा होती क्या है उसकी हम बात करते हैं। अपगृहीत क्या है समझिए। अपगृहीत में जो बातें हैं स्पेशली वो हर जगह काम करती हैं। वो ज्यामिति में भी काम करेंगी, गणित के और भी जगह नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में भी काम करती हैं। जो ये अपगृहीत है ना, ये जरूरी नहीं है कि ज्यामिति में ही काम करे, ये कहीं भी काम कर सकती है। लेकिन जो बातें अभिधारणा में बोली जाएंगी वो बातें केवल और केवल ज्यामिति में लागू होंगी और जगह पे लागू नहीं होंगी। लेकिन जो अभिधारणा में बोली गई हैं ये यहाँ भी लागू हो सकेंगी और ज्यामिति में भी। इतना अभिधारणा और अपगृहीत और अभिधारणा में फर्क है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। तो हम अब पढ़ते हैं कि एक्सियम्स में क्या है। तो एक्सियम में 7 बातों को हमको पढ़ना है।
पहली बात जो है वो बहुत ही कॉमन चीजें हैं जिसको आप जानते भी होंगे, और ये क्या था, ये कल्पना थी उनकी, उन्होंने माना था। देखिए पहली चीज क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इनका जो पहले कहने का मतलब ये था कि अगर दो वस्तुएं हैं वो आपस में बराबर हो, जैसे अगर हम ये कह दें x बराबर है y के, हम अगर ये बोलते हैं कि x पहला समझा रहे हैं, अगर x बराबर है y के और x बराबर है z के, तो जाहिर सी बात है अगर x बराबर है y के, x बराबर है z के, तो ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यही बात यहां पर कही गई है कि अगर वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, देखिए ये दोनों एक ही वस्तु के बराबर है कि नहीं, एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। x y और z x के बराबर है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये पहली अपगृहित पहला एक्सियम था किसका, यूक्लिड जी का पहला एक्सियम था। दूसरे एक्सियम की हम बात करते हैं, क्या है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ध्यान समझिएगा, यदि बराबरों को, देखिए यहां पर दूसरा इसके समझाने का मतलब ये है, पहले को हम बता दे रहे हैं, नोट करते आप जाइएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद बाहर हम एक कॉपी ले लीजिएगा, जो जो एग्जांपल समझाते जाएंगे आप भी थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा, क्योंकि जगह कम है तो हम इरेज करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन सातों एक्सियम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपके बुक भी में भी दिया गया है 98 पेज में, एनसीईआरटी के 98 पेज में सबसे नीचे यूक्लिड के अपगृहित दिए गए हैं 7, तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। सेम जो हमने ये लिखा है आपके बुक में लिखा गया है, फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम समझाते हैं, पहली चीज को हमने समझा दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे अपगृहित को। दूसरा ये बोला है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, तो समझिए यहां ध्यान से कि अगर बराबरों, मान लेते हैं यहां पर 2 है, 2 बराबर है किसके, 2 के। अब ध्यान समझिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों में जोड़ा जाए मतलब बराबरों में जोड़ना, ये दोनों बराबर है, इसमें जोड़ना है किसको, बराबरों को। बराबरों का मतलब कोई ऐसा नंबर जो यहां भी जोड़े और यहां भी जोड़े, बराबर होना चाहिए। तो सोचिए ये दोनों बराबर हैं, अगर कोई 2 नंबर बराबर हैं और उसमें कोई कुछ भी ऐड कर दीजिए, इधर भी वही नंबर ऐड करिए और इधर भी वही नंबर ऐड करिए, तो इसके आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है। देखिए वही चीज यहां पर बोला गया है कि यदि बराबरों को मतलब इस 3 की बात किया गया, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, 2 में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। पूर्ण का मतलब होता है कि इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये एक्सियम्स नंबर 2 है। चलिए एक्सियम्स नंबर हम 3 की बात करते हैं। देखिए एक्सियम 3 क्या है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। सेम यहां पर आपने प्लस किया तो यहां पर आप माइनस कर दीजिए, तो यहां पर हम पहले 5 ले लें, इधर भी 5 ले लें, सेम नंबर आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सेम नंबर इधर भी माइनस कर देंगे, तो इसका जो शेष आएगा 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। शेष इन दोनों को कैसे होंगे, बराबर होंगे, शेष में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये एक्सियम्स नंबर इसका 3rd है। एक्सियम्स नंबर 4th की बात करते हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा। एक्सियम्स नंबर 4th देखिए क्या है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसको समझिएगा, संपाती क्या होता है। देखिए ये लाइन है, ये एक रेखाखंड AB है, संपाती का मतलब होता है इसी के ऊपर, क्या इसी के ऊपर रहे तो संपाती। जैसे ये मेरा हाथ देखिए, ये है, इसी के ऊपर मैं अगर इसको ऐसे रख दूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती का सेम मतलब यही होता है। तो देखिए यहां पर क्या बोला है कि यदि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब ये संपाती देखिए, एक लाइन ये है और इसी के लाइन देखिए, ये हम AB रेखाखंड मान लेते हैं और इसी के ऊपर एक रेखाखंड हम CD ड्रॉ कर देते हैं, CD इसी के ऊपर। अगर ये संपाती है तो बराबर होगी। यही एक्सियम्स नंबर 4 है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको समझिए, देखिए क्या है, क्या बताया गया कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। भाग का मतलब वो भाग नहीं है जिसको हम भाग देते हैं, जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाला भाग की बात नहीं कहा है। इस भाग का मतलब क्या है वो समझिए। पूर्ण जो होता है, पूर्ण मतलब होता है पूरा भाग, सारा भाग। जैसे एक रेखाखंड अगर हम ले लें, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है। कितना है? 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। और इसको 5 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 और ये 2 5। तो देखिए ये यहां से यहां तक 2 होगा, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तभी तो 10 होगा ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब इसके कहने का मतलब है कि पूर्ण बोले तो 10 सेंटीमीटर। पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है। अपने भाग का मतलब यह है कि 10 का ये देखिए एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया और ये 5वां भाग हो गया। तो देखिए 10 सेंटीमीटर अपने प्रत्येक भाग का, देखिए एक भाग ये 2 3 4, प्रत्येक भाग से ज्यादा है कि नहीं? ये भी भाग 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और सभी से बड़ा कौन है? 10। इसका मतलब जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से ज्यादा होता है। ये आपका पूर्ण का मतलब होगा पूरा, या जिसको बोलेंगे सारा। जैसे कहते नहीं है कि छोटे बच्चे जो होते हैं कि सारी मिठाइयाँ मुझे चाहिए, मैं किसी को नहीं दूंगा, पूरा मुझे मिठाई दे दो। अब उस मिठाई में से वो एक आध टुकड़ा अगर किसी को दे दे तो उसी को बोलते हैं भाग। पूरी भाग का छोटा सा। जैसे हम खाना बनाते हैं, चावल बना रहे हैं, मम्मी लोग देखिए जब आपकी चावल बनाती है तो कैसे करते हैं, एक उसमें में से 1-2 चावल निकाल के चेक करती हैं कि चावल पका है कि नहीं। तो पूरा वो जो चावल का जो जिसमें जिस भी कुकर में बनाती है, वो जो कुकर के अंदर चावल है वो पूरा है, पूरा पार्ट है, सारा है, ठीक है, पूर्ण भाग है। और उसमें से जो चावल हमने निकाला है ना, वो क्या है? एक भाग उसका निकाले हैं। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। अगला देखते हैं, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। वेरी सिंपल, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे अभी हमने समझाया था कि पहला ही जो यहां पर था, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती, जैसे x बराबर है y के और x बराबर है z के, यहां पर बोला था। अब यहां पर क्या बोला है? एक ही वस्तुओं के दुगने का मतलब होगा ये एक ही वस्तु है और इसके ये 2 गुना है, 2 गुने आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 2y बराबर 2z, इसकी बात किया गया है कि एक ही वस्तुओं के दुगने, देखिए x के दुगना वो भी है, x का दुगना वो भी है, परस्पर क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। लास्ट बात, अब यहाँ पर दुगने की बात किया गया था और यहाँ पर 7वां जो एग्जाम्स है वहाँ पर यह आधे की बात किया गया। आधे का मतलब होगा हाफ, तो यहाँ पर 1/2 कर लीजिए और यहाँ भी 1/2 कर लीजिए, तो भी तो 1/2 ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, एग्जाम्स के बारे में था। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीन तो शॉट ले लीजिए और आप चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं अभिधारणा क्या होती है। आपने अपगृहीत पढ़ लिया, अपगृहीत को हम एग्जाम्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पॉस्टुलेट क्या होते हैं। देखिए पॉस्टुलेट जो पढ़ने हैं आपको 5 पढ़ने हैं, तो 5 इस लिख दिए हैं, इसको आप कर सकते हैं। 5वां हमने नहीं लिखा है, 5वां का हमने थोड़ा सा लिखा है। हम आपसे बोले हैं कि आपके देखिए जो आपके अपगृहीत हैं, अभिधारणा है आपका जो, वो आपके पेज नंबर 99 और 100 में है। तो आप देख सकते हैं आपके बुक में लिखा गया जो 5वीं अवधारणा है उसको हमने नहीं लिखा है। पहली अवधारणा की बात करें तो दिया गया है कि एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सभी को पता होगा, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक क्या कर सकते हैं? हम सीधी रेखा को ड्रा कर सकते हैं। बस इतनी सिंपल से इसने बात बोला है कि एक बिंदु से इस बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, अन्य बिंदु एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। हमने सीधी रेखा खींच दिया, बिल्कुल। दूसरा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा समझिए। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो शांत रेखा है, अब शांत रेखा को हम शांत रेखा नहीं बोलते हैं, तब कौन सी रेखा बोलते हैं? अब हम शांत रेखा को रेखाखंड बोलते हैं।
उस जमाने में जो शांत रेखा थी उसको हम अब क्या कहते हैं, रेखा खंड। तो उम्मीद है आधा टेंशन तो आपको खत्म हो गया होगा कि जो शांत रेखा है वो रेखाखंड है। तो रेखाखंड को हम जानते हैं रेखाखंड क्या होता है। जैसे ये रेखाखंड हम डाल दें तो रेखाखंड का यही रूल है कि रेखाखंड को इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये रेखाखंड ए बी था, बट इसको हम इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी हम बढ़ा सकते हैं। यही होता था रेखाखंड। जबकि रेखा को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, रेखा फिक्स होगी तो फिक्स होगी, बट रेखाखंड को हम इस तरफ बढ़ाए सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, एक जो शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो रेखाखंड है उसको भी अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। तो सेम वही चीज है। तो उस समय शांत रेखा था, तो यह मान लेते हैं ए और बी शांत रेखा है, तो ए और बी को अनिश्चित रूप से, चाहे इसको हम जितना बढ़ा दें या इसको भी चाहे इस तरफ जितना बढ़ा दें, यहां तक हमारा बोर्ड है, बोर्ड के बाहर भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, हम फ्री हैं। ये कौन सा पॉस्टुलेट था, पॉस्टुलेट नंबर 2, बहुत आसान है। तीसरा, किसी को केंद्र मानकर, अब उसको हटा देते हैं हम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यार सभी तो जानते हो ना, कोई भी एक सेंटर ले लीजिए, कोई भी एक जो आपका गोला प्रकार होता है उसमें 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और यहाँ पर ऐसे रखिए और एक चाप लगा दीजिए, एक सर्किल बन जाएगा। अब आपका मन है 3 सेंटीमीटर का बनाना, तो चलिए 3 सेंटीमीटर का ले लेते, 3 सेंटीमीटर का बना लिए। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना मन करे उतना आप बना सकते हैं। तो यही ये चीज बोला गया है, किसी को केंद्र मानकर, किसी को भी केंद्र मानकर, चाहे आप यहाँ केंद्र मान लीजिए, यहाँ केंद्र मान लीजिए, यहाँ केंद्र मान लीजिए, यहाँ केंद्र मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल खींचा जा सकता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पॉस्टुलेट नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मजाक कर रहा है केवल हमसे पढ़ाई नहीं, मजाक करवा रहा है। देखिए क्या बोला है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समकोण का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। जैसे ही आप समकोण नाम सुनिए, जैसे ही आप ये समकोण नाम सुनिए ना, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, 90 डिग्री। तो बताओ 90 डिग्री बराबर ही तो होगा, चाहे मेरे पास 90 डिग्री होगा, चाहे आपके पास 90 डिग्री होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये देखिए, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो अब जाइए ऐसे भी बना देंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री में कोई फर्क है, चाहे हम बनाने की दिशा अलग हो सकती है, बट जो एंगल है वो तो बराबर ही होगा। सेम यही चीज इसने बोला है कि सभी जो समकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको थोड़ा सा समझना है। अब आप बुक में देखिए, पॉस्टुलेट नंबर 5 आप अपनी बुक में पढ़िए, हम भी बुक में पढ़ते हैं और समझा देते हैं आपको। देखिए क्या है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों के मान से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से मिलती हैं, जिस पर यह समकोण से कम होते हैं। देखिए क्या है, किसने बोला है कि कोई भी सीधी रेखा है, 2 रेखाएं हैं, ठीक है, ये प्रकार की 2 रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया 2 रेखाएं। इस पर कोई भी तीसरी रेखा, देख रहे हैं, तीसरी रेखा क्या होती है, इस पर गिरती है, तो इनके तरफ जो एंगल बनेगा, देखिए एक एंगल यहां पर बनेगा, एक एंगल यहां पर बनेगा, तो क्या होता है, आप देखिए समझिए, इसमें यह बोला गया है कि अगर 2 रेखाएं हैं, इसके ऊपर कोई तीसरी रेखा गिरती है तो इनमें अंतःकोण बनता है। देखिए ये अंतःकोण बन रहा है, ये अंतःकोण बन रहा है, ये भी अंतःकोण बन रहा है और ये भी अंतःकोण बन रहा है। तो इसने ये कहा है कि दोनों तरफ अंतःकोण बनेंगे, लेकिन आप उस अंतःकोण को आपको लेना है जिनका योगफल 2 समकोण के योगफल के से कम हो। 2 समकोण के योगफल से कम का मतलब क्या होगा, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री और 2 समकोण का क्या मतलब होगा, 90 + 90 बराबर 180 डिग्री। अब उस तरफ के आपके साइड लेना है जिधर जो एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जरा, इसको अगर आप इन दोनों को देखेंगे ना,
तो ये दोनों को एंगल जो है वो 180 से कम आएंगे। क्योंकि देखिए जरा, ये भी 90 से कम बनना, ये भी 90 से कम बनना। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है हल्का सा नीचे की तरफ झुकी है और ये वाली जो लाइन है हल्का सा ऊपर की तरफ झुकी हुई है, तो ये 90 डिग्री ही नहीं बन रहे हैं, 90 से ही कम बन रहे हैं। तो अगर बताइए ये 90 से कम बनेगा और ये भी 90 से कम बनेगा, तो जो इनका योगफल आएगा वो भी तो 180 से कम आएगा ना। तो यही चीज है। तो इसने ये बोला कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो इनके दो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल बोले तो अंतःकोण जो होंगे, अगर ये 180 इन दोनों का योगफल 180 से कम आएगा, तो अगर इनके जो रेखाएं हैं इनको अगर इस दिशा में बढ़ाते हैं, जिस दिशा में इंटीरियर एंगल 180 से कम आ रहे हैं उस दिशा में अगर हम बढ़ाते हैं इसको, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। अगर आप इसको आप बढ़ाते जाएंगे कहीं ना कहीं जाकर ये कट करेंगी, जबकि ये कहीं भी कट नहीं करेंगी, क्योंकि ये इधर निकल जाएंगी और ये इधर निकल जाएंगी। अब आप जब स्केल से बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा इस टाइप से बनाइएगा, इसको इस तरफ बनाइएगा, इसको इस तरह बनाइएगा, ठीक है। और तीसरी एंगल जब ऐसे काटेंगे तो ये एंगल देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल 90 से कम रहेगा। और इस लाइन को जब देखिए आप इधर बढ़ाते आएंगे और इस लाइन को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये कट करेंगे, लेकिन इन दोनों लाइन को देखिए, इसको हम इधर करते जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो ये पांचवी पास्टुलेट होता है। पांचवी पास्टुलेट को हम एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि इसी में थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। देखिए क्या है कि दो ऐसी लाइनें, दो लाइनों को अगर तीसरी लाइन कट करती है तो उनके उस तरफ का इंटीरियर एंगल अंतःकोण जो दो समकोणों के योगफल के से कम आए, तो दो समकोण का मतलब होगा 180। सो ये वाले दो जो एंगल होंगे वो 180 से कम आएंगे। और अगर ये कम आएंगे तो अगर इस तरफ की रेखाओं को हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जाकर कट करती हैं। बस यही है हमारा कौन सा? पोस्टुलेट नंबर 5। तो उम्मीद है कि आपको 7 जो हमने एक्सियम्स बताए हैं और 5 जो पोस्टुलेट बताए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वो एक्सियम्स और पोस्टुलेट समझ में आ गए हैं तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन आज बच्चों हम इतनी ही बात करेंगे, जो बातें होंगी, मतलब जो क्वेश्चन की बातें होंगी, एक्सरसाइज की बातें होंगी, वो हम कल से करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि अगर ये 5 और वो 7 अपने आप दिमाग में रखेंगे, जो कि उम्मीद है कि आप वो दिमाग में रखें, पहले से भी होंगे और अब तो और क्लियर हो गया होगा, उसको भूलेंगे नहीं। तो जब हम कल की क्लास में आएंगे ना, तो अगर आप इस पर अपडेट हैं तो आपको क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज है उसको करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ लेंगे, आज की क्लास को हम ओवर करते हैं और बात करेंगे आपसे हम कल की क्लास में। थैंक यू।